नमस्कार साथियों, रैंडम ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जनरल एप्टीट्यूड के एक और चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो रीजनिंग में आता है, जो है सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो 4 तरीके के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, जो कि है आपके पहला है सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है? दूसरा है पॉलीगॉन अरेंजमेंट। अब पॉलीगॉन में रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल साइड्स हो सकती हैं। और आपको बोला होगा कोई कॉर्नर में बैठ रहा है या सेंटर में बैठ रहा है, आपको बताया होगा और अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। फिर तीसरा है लाइन अरेंजमेंट। उसमें एक लाइन बोली होगी या बेंच बोला होगा, सब एक ही सीध में बैठे होंगे और आपको बोला होगा कि इसके इस एरिया में ये है, लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, कुछ पोजीशन में ये है और आपको पोजीशंस बतानी होती है। और लास्ट है डायरेक्शनल अरेंजमेंट, मतलब जिसमें आपको बताया होगा कि फेसिंग नॉर्थ है या फेसिंग वेस्ट है, फेसिंग ईस्ट है, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को दिया जाएगा, पुट अप किया जाएगा। तो हम सबके बारे में बात करेंगे, हर एक एरिया से एक-एक क्वेश्चन उठाएँगे और उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसमें कॉन्सेप्ट्स हमारे लगेंगे। अब जो भी सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है दोस्तों, सिर्फ एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, रामबाण कह लो आप उसको, कि आपको इमेजिन करना है कि जिस सीट के बारे में आप बात कर रहे होगे, आप वहाँ पे बैठे हुए हो। अगर आप इमेजिन करके चलोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये ले लेते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट को देखते हैं। आपको मान लो क्वेश्चन में बोला गया है कि अंदर की साइड को, सेंटर की तरफ को देख के आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है? और आपको एक पोजीशन बोली हुई है कि ए, बी, सी या डी में से कोई भी, या राम कह लो, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, अंदर की तरफ देख रहा है। अब आपको इसके बेसिस पे बोला जाएगा उसकी राइट साइड और उसकी लेफ्ट साइड। तो नॉर्मली इन क्वेश्चंस में होता क्या है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि राइट साइड कौन सी होगी और लेफ्ट साइड कौन सी होगी। तो आपको इमेजिन करना है आप वहाँ बैठे हो। अब अगर आप यहाँ बैठे होगे अंदर की तरफ देख के, तो आपका राइट हैंड इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड इस साइड आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ना, ठीक है? इसी की तरह अगर बोला जाएगा कि बाहर की तरफ को देख रहे हैं, तो आपका राइट देखो उल्टा हो गया और लेफ्ट उल्टा हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में घुमाया जाता है। तो आपको बस इस मेन चीज का ध्यान रखना है कि आपकी राइट साइड कौन सी है और आपकी लेफ्ट साइड कौन सी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सोचोगे, थोड़ा कंफ्यूज होगे। सिंपल सी चीज है, जिस पोजीशन के बारे में बात करी जा रही है वहां पे अपने आप को इमेजिन करो और सोचो आपका लेफ्ट कौन सा होगा और आपका राइट कौन सा होगा, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप कभी गलत नहीं होगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, यही मैं हर जगह यूज करूंगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, ए बी सी डी आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ठीक है? और ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, सी नेक्स्ट टू डी, डी नॉट विथ ई, एंड ऑफ द बेंच, ऐसे करके आपको बोला गया। तो अल्टीमेटली से क्या निकल के आ रहा है कि एक रो में लोग बैठे हुए हैं। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, लीनियर अरेंजमेंट का या फिर लाइन अरेंजमेंट का। तो सबसे पहले तो आप एक लाइन बनाओ, ठीक है? और उसमें 5 प्लेसेस बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है? अब आप यहाँ पे डिसाइड करो सबसे पहले कि आप फेस कहाँ को कर रहे हो। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लेफ्ट और राइट साइड को डिसाइड करेंगे। तो बेसिक है, जैसे फोटो में ये क्या है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो हम इमेजिन करके चलते हैं कि हम उस साइड को फेस करके बैठे हैं, ठीक है? ताकि ये लेफ्ट हो जाए और ये राइट हो जाए। अब हम क्वेश्चन में इसी बेसिस पे चलेंगे। दोस्तों ये इंश्योर करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लेफ्ट कौन सी है और राइट कौन सी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वरना कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, यार इसका राइट तो ये भी हो सकता है, इसका लेफ्ट तो ये भी हो सकता है, इधर को देख के भी तो बैठ सकता है। तो वो सारे कंफ्यूजन को आपको सबसे पहले दूर करना है और ये चीज़ें, ये बेसिक रूल जो है डिसाइड कर लेना है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। पहली लाइन है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, नहीं पता लग रहा कुछ। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, नहीं पता लग रहा कुछ। डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, हु इज इन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। अब देखो यहाँ पे ई की एक फिक्स्ड लोकेशन हमें दे दी है, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले एक ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जो आपके अकॉर्डिंगली फिक्स है, मतलब पता लग गया आपको कि उसकी परमानेंट लोकेशन है, वो नहीं हिलेगी, ठीक है? मतलब आपको एज्यूम करके कोई पोजीशन नहीं लेके चलनी है कि यार मैं मान लेता हूँ ए को, मैं यहाँ बैठा लेता हूँ, उसके हिसाब से भी सारी कंडीशन आप कर रहे हो और लास्ट में पता लगा यार ये तो कंडीशन बनी नहीं रही, टाइम भी वेस्ट करोगे और टाइम का ही खेल होता है भाई, एप्टीट्यूड में टाइम वेस्ट किया तो सब गड़बड़। तो सबसे पहले एक फिक्स लोकेशन ढूंढो, जैसे यहाँ पता लग गया ई इज ऑन दी लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, सबसे पहले ई को बैठा दो, ठीक है? ई को हमने लेफ्ट साइड में बैठा दिया, ओके? अब सी इज ऑन दी सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, ये भी फिक्स है, राइट से सेकंड पोजीशन होनी चाहिए, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो सी को भी बैठा दो।
अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, मतलब ए के लेफ्ट में ई भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। तो बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और ए यहाँ भी हो सकता है। और बोला गया है कि ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, मतलब ए या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। अब एक चीज और बोली थी कि ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। अब देखो, ए को यहाँ रख दोगे तो बी को कहाँ बैठाओगे? आप नहीं बैठा सकते ना, जगह ही नहीं है। इसलिए बी को भी अगर आपको बैठाना है कहीं ए के साथ, तो ए को आपको अल्टीमेटली इधर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ए सी के साथ भी बैठा है और बी के साथ भी बैठा है। ठीक है, तो हम ए को बैठा देते हैं इधर पे। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल हो गया। ए इज राइट ऑफ बी एन ई, तो हमें बी की भी लोकेशन पता लग गई। ठीक है, बी यहाँ हो जाएगा और बचा क्या? डी, वो यहाँ हो जाएगा। बी यहाँ हो गया, फाइनली बचा कौन? डी। डी को रख दो। बोला भी था ना सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी। तो आपका क्वेश्चन अल्टीमेटली सॉल्व हो चुका है। अब जो पूछा गया है वो देख लो। इन पोजिशन ए सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो बहुत इजीली हम अपने आंसर पे पहुंच गए, आपने देखा होगा। बट एक ही चीज आपको इंश्योर करनी है कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। वो चीज अगर मेंटेन करके चलोगे और विजुअलाइज करोगे खुद को कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी लेफ्ट या राइट ही है, तो कभी गलत नहीं होगा। अभी देखना, अभी आगे जब हम सर्कल वाले क्वेश्चन, रेक्टेंगल या फिर हेक्सागन, पेंटागन, जो भी क्वेश्चंस करेंगे, उस पर देखना कि ये डायरेक्शन का कितना फर्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है सर्कल वाले अरेंजमेंट से रिलेटेड, सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बोला गया है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्कल है ना, फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, और आपको कंडीशंस दी हुई है और इनके अकॉर्डिंग आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले तो आपको बोला गया है सर्कुलर अरेंजमेंट, तो आप एक सर्कल बनाओ। ठीक है, कितनी पोजिशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पोजिशन दो। और बोला गया है फेसिंग द सेंटर, तो सेंटर की तरफ फेस कर दो। ठीक है, तो अगर ये आप सेंटर को सेंटर बोलोगे इसको, तो जो आपके बैठे हैं यहाँ पे लोग वो इस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं? कि यहाँ से मैटर करेगा लेफ्ट क्या है और राइट क्या है। अब जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले एक ऐसी पोजीशन ढूंढो जो फिक्स हो। ठीक है, अब देखो सर्कल में आप यहाँ से गिनती करो या यहाँ से गिनती करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो आप रेंडमली कोई भी एक प्लेस से शुरू कर सकते हो। यहाँ बोला है P is second to the right of T, who is the neighbor of R and V, तो हम इजी से ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो P is second to the right of T, P को कहीं भी मान लो आप। अब मैंने यहाँ मान लिया। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में हम चलेंगे। अब सबसे पहली चीज, कहाँ को देख रहा है ये? सेंटर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आप, ये देख रहा है सेंटर की तरफ, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा? ठीक है, ये समझ आया आपको? इमेजिन कर लो आप यहाँ पे खुद को, आप खुद बैठे हुए हो यहाँ पे। ठीक है, और एक हाथ आपका ये है, एक हाथ आपका ये है, आप इधर को देख रहे हो। आपका राइट कौन सा होगा? ये वाला। और लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं इसमें इसीलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो हमें बोला हुआ है पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, पी का राइट है तो सबका ही राइट डिसाइड होगा, है ना। तो हम टी को ले लेते हैं ऐसी जगह पे कि पी उसके सेकंड राइट में आए। टी अगर यहाँ होगा, ये भी अंदर को देख रहा है, तो राइट ये है इसका और लेफ्ट इसका ये है। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड पोजीशन में पी है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब टी बोला हुआ है नेबर ऑफ आर एंड वी, मतलब या तो आर यहाँ है और वी यहाँ है, या फिर आर यहाँ है, वी यहाँ है। अभी हमें पता नहीं कौन सा कहाँ है। ठीक है, हमें इतना पता है कि ये पोजीशंस आर एंड वी के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, मतलब एस ना यहाँ हो सकता है और ना यहाँ हो सकता है। यहाँ तो वैसे ही नहीं हो सकता, आर एंड वी में से कुछ होगा, यहाँ भी नहीं हो सकता है। वी इज द नेबर ऑफ यू। ठीक है, वी यू का नेबर है। अब देखो, इस कंडीशन को ध्यान से देखो। ठीक है, यहीं पे हमारे क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है। हमें पता है आर एंड वी इन दोनों जगह में से एक जगह हो सकता है। ठीक है, अब वी का नेबर यू कब होगा? मान लो मैंने वी को यहाँ रख दिया होता, तो ये पोजीशन भी पी के पास है और ये पोजीशन टी के पास है, इसका नेबर तो कोई है ही नहीं ना। यू तो हो ही नहीं सकता इसका नेबर। इसका नेबर वी का यू कब होगा? जब आर और वी में से आप वी को यहाँ रखोगे और आर को यहाँ रखोगे, है कि नहीं।
आर को यहाँ रखा आपने, वी को यहाँ रखा, अब तभी तो इसके लिए जगह खाली है यू के लिए, तभी तो यू इसका नेबर हो पाएगा। ये समझे ना आपकी मैं यहाँ पे कैसे आया। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी बहुत, कभी कभी होता है क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, पता नहीं लगता भाई क्या करें। तो दो स्टेटमेंट को देख के पता लग जाता है कि वो आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे यहाँ से पता लगा हमें कि आर एन वी टी के नेबर हैं, और यहाँ से पता लगा वी का नेबर यू भी है। तो वी को यहाँ रख देते, आर को यहाँ रख देते, तो वी का नेबर यू तो बना ही नहीं पाते, इसलिए हमने वी को यहाँ रखा और आर को यहाँ रख दिया। ठीक है, और वी का नेबर यू हो गया। अब आते हैं अगली कंडीशन पे। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। ठीक है, हमें S भी नहीं पता, W भी नहीं पता, और W इज नॉट बिटवीन U एंड S। ठीक है, अब हमें पता है भाई कि S जो होगा वो यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि S P का नेबर है नहीं। S या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, अब एक कंडीशन बड़ी अजीब सी दी हुई है दोस्तों। बोला गया है कि Q S और W के बीच में नहीं है। मान लो अगर मैं S को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो इसने बोला है W इज नॉट बिटवीन U एंड S, W यहाँ नहीं आएगा, अल्टीमेटली W यहाँ आ जाएगा। मतलब मान लो मैंने एस को यहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ तो मैं एस को रख नहीं सकता, एस को मैं यहाँ भी रख सकता था। ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही है, पहले हम इसको यहाँ रख के देखते हैं। एस को अगर मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ बोला हुआ है डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एन एस, डब्ल्यू यू एन एस के बीच में तो है नहीं, तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना। और बचा क्या, क्यू, तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट बन जाएगा। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस एंड डब्ल्यू के बीच में कुछ नहीं है, साथ बैठे हुए हैं, ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एन एस, यू एन एस के बीच में क्यू है, डब्ल्यू नहीं है, ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, ये एक कंडीशन बन सकती है। बट कंडीशन तो ये भी थी ना कि एस को मैं यहाँ नहीं रखता, यहाँ रखता, फिर क्या होता, फिर क्या होता, फिर हम ये वाली कंडीशन देखते, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, है कि नहीं। एस को मैं यहाँ रखता, ठीक है, तो मैं डब्ल्यू को यहाँ तो रख ही नहीं सकता था, क्योंकि इनके बीच में फिर क्यू नहीं रख सकता था मैं, इसलिए मुझे यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ रखना पड़ता और क्यू यहाँ रखना पड़ता। ये कैसे हुआ समझ आया आपको। एस मैंने यहाँ मान लिया है, ठीक है। अब क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू यहीं रख देते, जहाँ पहले था यहीं अगर मैं डब्ल्यू भी रख देता, तो क्यू को मैं यहाँ नहीं रख सकता था, क्योंकि यहाँ कंडीशन दी है क्यू एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है। तो क्यू के लिए क्या जगह बची, यही जब बची, और बचा क्या, फिर यही बचा। अब ये कंडीशन अगर मैं लेके चलता हूँ ना, तब भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, क्यू एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है। डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एन एस, यू और एस के बीच में डब्ल्यू भी नहीं है, तो ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो रही है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें, तो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको देखना है क्वेश्चन में, अगर दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो दोनों लेके चलो, ये पहली पॉसिबिलिटी और ये दूसरी पॉसिबिलिटी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो ऐसा होता नहीं है कि दो दो कंडीशन बन रही होती हैं, वो एक ना एक कंडीशन आपको दे देंगे कि आपकी एक ही कंडीशन बनेगी। बट कभी कभी ये मान सकते हो आप, ये क्वेश्चन में एक लॉजिकल एरर हो गया, जिसकी वजह से दो कंडीशन बन गई। कोई एक ऐसी कंडीशन देनी चाहिए थी जो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम एक आंसर पर पहुंच जाते। बट अभी क्या है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं इसको, जो भी क्वेश्चन होंगे आपको इन दोनों को ध्यान में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आपका इसमें काफ़ी बार टिक हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस में हम नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चंस यही पूछे जाएंगे, पी आर से कहाँ पर है, एस के एस के रेस्पेक्ट में पी कितना दूर है, एस के रेस्पेक्ट में यू कितना दूर है, तो यहाँ एस के राइट साइड में सेकंड पोजीशन में यू है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपको अपना सीटिंग अरेंजमेंट देख के उसे आंसर करना होता है। तो फिलहाल अभी हम सीटिंग अरेंजमेंट में ही इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, फायदा ये हो जाता है इन क्वेश्चंस में, एक तो अगर आपने फटाफट बना दिया अपना सीटिंग अरेंजमेंट करेक्ट, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो वो आपके सारे सही हो जाएंगे अगर ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट सही होगा। तो मतलब आपने टाइम एक पे स्पेंड किया और मार्क्स आपके 4 से 5 क्वेश्चंस के आ गए, तो टाइम सेव होता है यहाँ पे। तो वो होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगता है और कुछ क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं, तो ये उनमें से है। जल्दी करो, टाइम सेव करो, ताकि कोई दूसरे क्वेश्चन में जहाँ फंस रहे हो वहाँ आप टाइम ज़्यादा लगा सको। तो ये क्वेश्चंस आपके टाइम बचाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। बट शर्त वही है कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट सही होना चाहिए, वरना ये 4 से 5 क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं दोस्तों। तो टेक केयर व्हाइल सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस, ओके। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन नाउ, अनदर वन, जो हम दूसरे अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो ये वाले क्वेश्चन में दोस्तों हेक्सागोनल बात हो रही है, हेक्सागन के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स ये पॉलीगॉन अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है 6 फ्रेंड्स की बात हो रही है तो आप एक हेक्सागन बना लो, ठीक है? और क्या-क्या दिया था आपको? कॉर्नर में बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है? इन क्वेश्चंस में क्या होता है कभी-कभी साइड्स भी बोला जाता है, अगर साइड्स बोली जाएगी तो आप यहाँ बैठाओगे, ठीक है? कॉर्नर बोला है तो कॉर्नर में बैठाएंगे और सेंटर बोला है तो सेंटर की तरफ फेस कर दो, ठीक है? तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा और अब हम सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले कंडीशन ढूंढते हैं कि कौन कहाँ पर है। अब यहाँ पे भी देखो सर्कुलर अरेंजमेंट्स में ना यही फायदा होता है कि आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। T and you are sitting around the hexagonal table, each at one corner and are facing the center of the hexagon, ठीक है? P is second to the left of U, Q is the neighbor of R and S, T is second to the left of S. तो P से ही शुरू करते हैं। सॉरी मैंने T एंड U से पढ़ा, ये पूरा पढ़ना चाहिए था, ठीक है? पहली कंडीशन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है तो P से ही शुरू करते हैं। P is second to the left of U. अब P को आपने यहाँ बैठा दिया, फिर से उसी बात पे कंसंट्रेट करूंगा। अंदर की तरफ देख रहे हैं, दैट मीन्स इसका राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग हियर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड योर राइट हैंड इज दिस एंड योर लेफ्ट हैंड इज दिस। तो राइट अगर बोला है तो हम इधर को बढ़ेंगे, लेफ्ट अगर बोला है तो हम इधर को बढ़ेंगे, ठीक है? ये चीज का खासा ध्यान रखना है आपको। तो P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, ठीक है? तो U यहाँ कहीं होगा आपका, है ना? U यहाँ होगा क्योंकि इसका लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, ये भी तो यहीं को देख रहा है, ठीक है? इमेजिन कर लो फिर से। अब लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे P है, ठीक है? सेट है। Q इज नेबर ऑफ R एंड S, हमें नहीं पता R कहाँ है, S कहाँ है और हमें नहीं पता Q कहाँ रखना है। अब देखो एक चीज इससे साफ पता लग रही है, Q R एन S का नेबर है, ठीक है? जब Q R एन S का नेबर कब होगा? जब R और S के बीच में Q होगा, तभी तो इसका नेबर होगा ये। अब ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई होगी? यहाँ तो हो नहीं सकती, Q आप यहाँ रख नहीं सकते, ठीक है? Q आप अल्टीमेटली यहीं रख सकते हो, तभी नेबर बनेगा और कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है? यही एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे Q आपका R का भी नेबर हो जाएगा, S का भी नेबर हो जाएगा। 3 प्लेसेस चाहिए आपको, ये 3 प्लेसेस और कहीं खाली नहीं है। लॉजिक समझ रहे हो ना दोस्तों? ऐसे ही पकड़ना है आपको, हर एक स्टेटमेंट को आप ऐसे ही पकड़ना है ताकि आप प्लेसेस डिफाइन कर सको। अब Q नेबर दोनों का तभी होगा जब इनके बीच में बैठेगा, और इनके बीच में तभी बैठ सकता है जब इसके इधर भी जगह खाली हो, इधर भी जगह खाली हो। Q यहाँ रख दोगे तो यहाँ P और U का नेबर हो जाता, यहाँ रखते तो Q को ये P के X का एक नेबर हो जाता, यहाँ रखते Q को तो U इसका एक नेबर हो जाता। बट हमें क्या चाहिए? दोनों नेबर R एन S चाहिए, इसलिए ये प्लेस हमने डिसाइड करी Q के लिए। अब देखो Q तो हम फिक्स कर सकते थे, बट R एन S हमें नहीं पता। R यहाँ भी हो सकता है, R यहाँ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी, ठीक है? लेट्स मूव नेक्स्ट कंडीशन। T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब ये कंडीशन से हमें कुछ पता लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये देखते हैं। अब हमें पता है R एन S Q के नेबर हैं, ठीक है? तो S को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। अब T सेकंड है लेफ्ट के, S के लेफ्ट से सेकंड प्लेस पर है, तो जहां भी आप S को रखोगे उसकी जो सेकंड पोजीशन होनी चाहिए लेफ्ट से वो खाली होनी चाहिए। चलो सपोज हम इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है? ठीक है, तो उसका लेफ्ट ये है, राइट राइट ये है, ठीक है? क्योंकि इधर साइड को देख रहा है। अगेन देखो मैंने ऐसे यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इधर को देख के इसे इमेजिन करो, आपको इसे इधर को देख के इमेजिन करना है। इधर को देखेगा तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब मान लेते हैं ऐसे यहाँ है, ठीक है? तो एस के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन क्या होगी? 1 2। यहाँ टी होना चाहिए, बट यहाँ क्या है? यहाँ तो आर हो जाएगा अगर एस को वहाँ रखोगे, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एस को यहाँ रखना पड़ेगा, आर को यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये कंडीशन को आपने इसके थ्रू वैलिडेट कर ली। तो आर एन एस क्लियर हो गए, ठीक है? अब टी बोला हुआ था कि एस के लेफ्ट में सेकंड प्लेस है, तो लेफ्ट में अब एस ऐसे बैठा है, लेफ्ट ये है, राइट ये है, ठीक है? इमेजिन करो यहाँ को देखते हो अपने आप को, तो आपका लेफ्ट ये है, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है? सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इजी था ना? बस यही है, आपको चीजें पकड़नी है कंडीशंस में, और आपको ऐसी ऐसी चीजें पकड़नी है
जो आपकी स्पेसिफिक पोजीशंस हैं, एज्यूम करके कभी मत चलना दोस्तों। अगर यहाँ पे एज्यूम कर लेते, सपोज सपोज जैसे मैंने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, हम P, Q और U तो बहुत इजीली पहुंच गए थे, है कि नहीं। हमें फंसे कहाँ पे कि R एंड S में से किसको कहाँ रखें। अब अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझते और इस पोजीशन को वैलिडेट नहीं करते, और मान लो आप R यहाँ रख देते, S यहाँ रख देते, ठीक है, फिर आप फंस जाते ना कि S के लेफ्ट में तो पोजीशन ही नहीं है, कहाँ रखूँ मैं। अभी तो यहाँ जल्दी फंस जाते आप, तो प्रॉब्लम में नहीं फंसते आप। मतलब क्वेश्चन छोटा है, अगर अभी यहाँ एस रखते यहाँ फंस जाते, पता लग जाता आप गलती कर रहे हो, तो आप एस को यहाँ रख के हिट एंड ट्रायल से चल सकते थे, ठीक है। बट अगर मान लो हेक्सागन नहीं होता, ऑक्टागन होता, फिर क्या करते आप, तो फंस जाते। तो कभी भी एजम्पशन में नहीं चलना है कि मान लेता हूँ ऐसे यहाँ आ रहा है। उस एजम्पशन को भी अगर आप कर रहे हो ना, उसे वैलिडेट करो। कोई ना कोई कंडीशन आपको जरूर मिलेगी क्वेश्चन में जो आपके एजम्पशन को भी वैलिडेट कर देगी। तो उसके थ्रू क्या होगा ना, भले ही आपकी बहुत सारी पोजीशन यहाँ बची होंगी, बट जो पोजीशन आप ऑक्यूपाई करवाओगे वो बिल्कुल सटीक होंगी, सही होंगी। क्वेश्चन में सही से प्रोसीड करोगे और गलती नहीं करोगे। अब ये भी सेम तरीके का है, देखो ये निकल गया आपका आंसर। अब आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट कौन है, ऐसे है। हु इज द फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू का लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये अंदर को देख रहा है। अब ये मत कर देना कि यार ये यहाँ बैठा है तो लेफ्ट में तो चौथे नंबर पे 1 2 3 4 यू बैठा है और आपने यू लिख दिया, नहीं गलत हो जाएगा। लेफ्ट है तो लेफ्ट ही चलो, 1 2 3 4 पी आंसर होगा, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट का फंडा जो है ना दोस्तों, खुद बैठ के अपने आपको इमेजिन करो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अंदर को देख रहा हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड ही है, राइट हैंड ही है, फिर प्रोसीड करो। पी के नेबर कौन है, टी एन आर, पी के अपोजिट कौन है, क्यू है। तो ये बन गया ना, फिर कोई टेंशन ही नहीं, ये तो बहुत प्यार से सॉल्व हो, ठीक है दोस्तों। तो इस कोशिश करनी है अरेंजमेंट बढ़िया बने आपका, सटीक बने, ताकि क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो, टाइम सेव होगा और ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे एक ही क्वेश्चन के अगेंस्ट, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको डायरेक्शन दी हुई है, फेसिंग साउथ, फेसिंग नॉर्थ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें बोला गया है 5 आदमी बैठे हैं, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, और 5 लेडीज बैठी हैं पैरेलल लाइन में जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हैं। ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, नॉर्थ कौन सी है, साउथ कौन सी है, ईस्ट कौन सी है, वेस्ट कौन सी है, ओके। तो 2 लाइन ड्रॉ करो, साउथ को देख रहे हैं मेन और नॉर्थ को देख रही हैं लेडीज, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, रामबाण के जो बोल रहा हूँ मैं, कि अपने आप को इमेजिन करो और पता लगाओ लेफ्ट कौन सी है, राइट कौन सी है आपकी साइड। तो अगर हम आदमियों की बात करेंगे तो लेट्स इमेजिन आवर सेल्फ हेयर, ये हमारी खोपड़ी, ये हमारे 2 हाथ, ये हमारी 2 टांगे। तो अगर आप इधर को देख रहे हो तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा, है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन। स्क्रीन पे देखोगे तो ये लेफ्ट है, राइट है, बट नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, इमेजिन करो आप यहाँ बैठे हो, इधर साइड को देख रहे हो, तो आपका राइट हैंड यहाँ होगा, लेफ्ट हैंड यहाँ होगा। सिमिलरली अगर यहाँ इमेजिन करोगे, ठीक है, इधर को देख रहे होगे, सेंटर की तरफ, ऊपर की तरफ देख रहे होगे, तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा, ठीक है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब चलते हैं कंडीशंस की तरफ और अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो B who is just next to the left of D is opposite to Q। कुछ पता नहीं लग रहा है ना, छोड़ते हैं इसको। C and N are diagonally opposite to each other, ठीक है। डायगनली का मतलब होता है इस कोने से इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक, ठीक है। बट पता है यहाँ पे क्या है, डायगनली आप ये भी कर सकते हो, ये भी डायगनल है, ये भी डायगनल है, ठीक है, ये दोनों डायगनल्स हैं। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कंडीशंस बन सकती हैं दो, बट फिलहाल जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो डायगोनल को हम यही समझेंगे कि वो एंड से एंड को मिला रहा है, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, मान लो ये एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल क्या होता है, इस एच को इस से मिलाने वाला, है कि नहीं। बीच में कहीं नहीं मिलाते, तो इस लाइन को अगर हम इनक्लोज मान लेते हैं, हमारे डायगोनल क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है। बट ये मैं मान के चल रहा हूँ, है ना, मान के चल रहा हूँ, अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ।
अगर मैं एज्यूम नहीं करना चाहूँ, मैं इसको भी क्लोज मान लूँ और ये मैं अपना डायगोनल मान लूँ, तो मैं C ऑन N को यहाँ भी कर सकता हूँ और यहाँ भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो हम दोनों कंडीशन देख के चलेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ओके दोस्तों, फिलहाल ये कंडीशन से भी हमें ज़्यादा कुछ खास पता नहीं लग रहा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ओके, P is opposite to O who is just next right of M। यहाँ से भी कुछ समझ नहीं आ रहा। P who is just to the left of Q is opposite to D। यहाँ से भी कुछ समझ नहीं आ रहा। M is at one end of the line। अब देखो ये है एक स्पेसिफिक लाइन, यहाँ से हम पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं कि जो M है, M किस में है? लेडीज में है, तो M कहाँ होगा? M कहाँ होगी, सॉरी, इस लाइन पे, लेडीज वाली लाइन। तो M है एंड ऑफ लाइन पे, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। बट यहाँ देखो एक कंडीशन, E is opposite to O who is just next right of M। मतलब M की राइट में जगह खाली है। M की राइट में जगह खाली कब होगी? राइट साइड ये है, राइट साइड जगह खाली कब होगी? जब M इस एंड में होगी। अगर M को इस एंड में रख दूंगा तो राइट साइड में जगह ही नहीं है, इसलिए M हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो M की पोजीशन में कैसे डिटरमाइन की, समझ आया आपको? तो अब M के रेस्पेक्ट में जो जो यहाँ पे कंडीशन है सब कर दो। O who is just next right of M, तो O को भी रख देते हैं। और O के अपोजिट कौन है? E है। E is opposite to O who is just next right of M। तो ये डिफाइन हो गए, बड़ी आसानी से 3 पॉइंट हमारे डिफाइन हो गए। ठीक है, अब C and N are diagonally opposite to each other। ठीक है, C और N जो है डायगनली अपोजिट है। अब N है यहाँ क्योंकि N लेडी है और C है यहाँ। अब C को आप यहाँ तो रख नहीं सकते, अगर C को यहाँ रख दोगे तो डायगनली अपोजिट कौन हो जाएगा? M हो जाएगा, है ना? तो C हम कहाँ रख सकते हैं? या तो यहाँ रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते थे, बट अगेन यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ, अभी मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डायगनल ऐसे भी है और ऐसे भी है। ठीक है, अगर बीच वाला डायगनल देखेंगे तो अगर मैं C को यहाँ रखूंगा तो इसके अपोजिट O हो जा रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। C को मैं अगर बाहर वाले डायगनल में रखूंगा तो M हो जा रहा है, यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो C भी फिक्स हो गया। कहाँ? यहाँ। C रख दो भाई। ठीक है, अब C को आप यहाँ रखोगे तो इसका डायगनल क्या हो जाएगा? ये N। बट अगेन ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो सकती थी कि C का डायगोनल ये भी है दोस्तों, तो N यहाँ भी रख सकते थे। बट चलिए अभी हम मान लेते हैं फिलहाल C का डायगोनल ये है, एक्सट्रीम डायगोनल लेके चलते हैं, तो N हम यहाँ रख लेते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? पी क्यू डी यहाँ पर निकाल लगाया हमने, ये कहाँ से आ रही है? इधर से। P who is just to the left of Q is opposite to P। कैसे होगा? P who is just to the left of Q is opposite to D। P और Q लेडीज हैं, P Q के लेफ्ट में है। ठीक है, अब P Q के लेफ्ट में कब आएगा? जब किसी की लेफ्ट में जगह खाली होगी। लेफ्ट में जगह खाली कब होगी? जब Q को आप यहाँ रखोगे। अगर आप Q को यहाँ रख देते तो इसके लेफ्ट में तो O है ना, P रख ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली P कहाँ हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने Q को कहाँ रख दिया? इधर रख दिया और इसके लेफ्ट में P आ गया। और P के अपोजिट कौन है? D है। अब यहाँ पे देख लो, B who is just to the next to the left of D। अब D के लेफ्ट में मतलब इस साइड कौन है? B है, और इसके अपोजिट कौन है? Q है। तो B यहाँ रख दो, इसके अपोजिट Q ऑटोमेटिकली सेट हो गया। ठीक है, अब बचा कौन? A बच गया, तो A को यहाँ रख दो। अब यहाँ पे ना एक चीज और देख सकते थे, D B P Q, ये पूरा पेयर हमें पता लग रहा था इन दो लाइन से। आप इस पेयर के हिसाब से भी डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट वो ये कोई भी कंडीशन आप ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो इसको हम आंसर मान लेते हैं। अब मान लो, आपको दूसरी कंडीशन भी बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हों। सी हमने यहाँ रखा था, ठीक है, तो हम एन को यहाँ ना लेके अगर यहाँ ले लेते, ठीक है, इनसाइड डायगोनल मान लेते हैं, इसकी तो फिक्स है, एन मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब पी कहाँ आ सकता है? पी इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब क्यू के लेफ्ट में पी है ना, तो क्यू हमें अब यहाँ रखना पड़ता। ठीक है, क्यू आप यहाँ रखते तो क्यू की लेफ्ट में क्या था? पी था,
ये क्या हो जाता, ये डी हो जाता, बी यहाँ हो जाता आपका, और ए अल्टीमेटली आपका इधर हो जाता। ठीक है, तभी आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती। ये कैसे आया, समझ आया आपको? पी का डायगोनल एन यहाँ ले लिया, फिर आपको पूरा था पी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में पोजीशन खाली होनी चाहिए। अब ये तीनों पोजीशंस तो भरी हुई हैं, तो क्यू हम यहीं रख सकते हैं, यहाँ रख दिया। क्यू के लेफ्ट में पी होना चाहिए, पी रख दिया। पी के अपोजिट कौन था, डी था, डी यहाँ रख दिया। डी के लेफ्ट में कौन है, बी है, बी को यहाँ रख दिया। बी के अपोजिट क्यू होना चाहिए, तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। बची कौन सी पोजीशन, ये बची। तो पी ई ए डी बी एम ओ एन पी क्यू, ये भी अगर आप बनाओगे तो ये भी सही है दोस्तों, ये गलत नहीं है। ये भी एक अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह के अगर कोई एम्बिग्यूटी वाले क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो आंसर्स हैं उसमें ऐसी चॉइसेस दी गई हैं जहाँ पे एम्बिग्यूटी आपकी रिजॉल्व हो रही है, तो आप दोनों को लेके चलो। बट जहाँ पे आपके आंसर्स में आपको लग ही नहीं रहा है, एम्बिग्यूटी वाला कोई पंगा ही नहीं लग रहा है, और आपका आंसर मान लो इस डायग्राम के हिसाब से ठीक आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से, पर इससे पहले जो हमने ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट बनाया इसके हिसाब से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, वो गलत हो सकता है, क्वेश्चन को आप स्किप करो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। वहाँ अपने नेगेटिव मार्क्स की तरफ मत बढ़ो, बिकॉज हमें नहीं पता कि जो उसका आंसर की है, जो उसका आंसर है वो इस अरेंजमेंट के हिसाब से सॉल्व किया होगा या इस अरेंजमेंट के हिसाब से सॉल्व किया होगा। बट नॉर्मली इतना बड़ा ब्लंडर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता नहीं है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई विल ओनली सजेस्ट यू कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, दोनों अगर तीन अरेंजमेंट भी बने होंगे, तीन अरेंजमेंट बनाओ, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है दोस्तों, तो हम हर तरह का अरेंजमेंट देख चुके हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। लेट्स एंड दिस सेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में आगे कैसे बढ़ना है। मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग इन दैट प्लेस, और आपकी लेफ्ट पोजीशन क्या है और आपकी राइट पोजीशन क्या है, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में आगे बढ़ो। ढूंढो कि फिक्स पोजीशन कौन सी आपको दी गई है, और उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में आगे बढ़ो, गलती कभी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाएं, ज्ञान बांटें, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है दोस्तों। थैंक यू, विदा लेना चाहूंगा, बाय बाय, टेक केयर।